अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सारे खैरियत से होंगे और जो हमारे सिंपल हार्मोनिक मोशन के जो पिछले 4 लेक्चर्स हैं जो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, आपने उनको देख लिया होगा और उम्मीद है कि आपने उन्हें याद भी कर लिया होगा। अब आज का हमारा जो टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन का 5वां लेक्चर है और वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन। थोड़ा सा हम पीछे थोड़ा याद कर लें कि पीछे हमने क्या पढ़ा हुआ है थोड़ा सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में। आपको पता है कि व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन? दैट वाइब्रेटरी मोशन इन विच एक्सेलेरेशन इज directly proportional to displacement and its direction is always towards the mean position। यानी a is directly proportional to minus x और माइनस क्या शो कर रहा है? The direction of x acceleration is always towards the mean position। अब यहां इसके बाद हमने यहां पर क्या पढ़ा था कि अगर फर्ज करें एक बॉडी हमारे पास मैस अटैच टू स्प्रिंग है, ठीक है, उसमें रिस्टोरिंग फोर्स हमने देखी थी किसके इक्वल है जी? माइनस के एक्स। यानी अगर एक स्प्रिंग के साथ अगर बॉडी अटैच है तो अगर वो बॉडी ऑसिलेट कर रही है तो जो फोर्स उसको ऑसिलेट करवा रही है वो कौन सी फोर्स है? रिस्टोरिंग फोर्स है। कौन सी फोर्स है? रिस्टोरिंग फोर्स है। अब जो रिस्टोरिंग फोर्स है स्प्रिंग की सूरत में किसके बराबर आती है? माइनस के एक्स। बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स हमारे पास किसके इक्वल है? एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स और एम को इधर ले जाएं, ए इज इक्वल टू माइनस के ओवर एम इंटू एक्स। और आपको पता है एक्सेलेरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट का डबल डेरिवेटिव है, डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर, और इधर ले आए तो प्लस के ओवर एम इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। This is the equation of motion of simple harmonic motion। हमने ये भी प्रूव किया था कि mass attached to spring performs simple harmonic motion। अब इस इक्वेशन के हमने 2 सॉल्यूशंस भी फाइंड किए थे। एक हमारे पास x इज इक्वल टू क्या आता था? xm cos ओमेगा t प्लस फाइव, इसको हमने लिखा था। और फिर क्या लिखा था? y इज इक्वल टू ym, ठीक है, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। हमने ये डिस्कस किया था कि ये इक्वेशन हमारी कब वैलिड है? जब हम एक्सट्रीम से मीन की तरफ जाएंगे, और ये कब वैलिड है? जब हम मीन से एक्सट्रीम की तरफ मूव करेंगे। अब बेटा देखो, अब यहां से अगर हमने वेलोसिटी निकालनी हो तो इनको मैं यहां इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं। अब यहां पर अगर हमने वेलोसिटी निकालनी हो तो क्या करेंगे? एक्स कंपोनेंट क्या बनेगा बताओ जी? इसका हम डेरिवेटिव ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी। तो डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू क्या बनेगा जी? इसका डेरिवेटिव लें तो क्या आ जाएगा? माइनस एक्स एम ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। दिस इज द वेलोसिटी। और y कंपोनेंट क्या बन जाएगा? ये वाला कंपोनेंट y, वी वाई इज इक्वल टू साइन क्या बन गया जी? डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू, इसका बेटा डेरिवेटिव लें, क्या बनेगा? दैट इज इक्वल टू वाई एम ओमेगा कॉज ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है जी, ये हमारी इक्वेशंस आ गई, इसको हम 2 कह देते हैं। इस तरह से अगर हमने एक्सेलेरेशन फाइंड करना हो जो ऐसे पार्टिकल की जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो एक्सेलेरेशन बेटा किसके बराबर आ गया? इसका अगेन डेरिवेटिव ले लें, ए एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, डी वी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू क्या बनेगा? माइनस एक्स एम
ओमेगा स्क्वायर कॉज ओमेगा टी प्लस 5 एंड ए वाई क्या आ जाएगा जी यहां से, ठीक है, डी वी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो कॉज अगेन माइनस साइन, तो क्या बन जाएगा माइनस वाई एम ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है जी, ये हमारी इक्वेशंस आ गई 3। क्या मतलब हुआ, ये क्या मैं समझाने की क्या कोशिश की है, यहां तक क्या अंडरस्टैंड किया है कि अगर कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन ये लिखी जा सकती है, उसकी वेलोसिटी इस टाइप की लिखी जा सकती है अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, उसका एक्सेलेरेशन जो है उसकी इक्वेशन ये बन सकती है अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, ये बन सकती है। बात क्लियर है? यानी किसी भी पार्टिकल की जो सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर वो परफॉर्म कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट की ये इक्वेशंस हो सकती हैं, वेलोसिटी की ये इक्वेशंस हो सकती हैं और एक्सेलेरेशन की ये इक्वेशन हो सकती हैं। समझ आ गई बात? अगर कोई और पार्टिकल को अगर हमने प्रूव करना हो कि उसकी मोशन भी सिंपल हार्मोनिक है तो फिर अगर हमें उसकी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशंस इस तरह की मिल जाएं, वेलोसिटी की इक्वेशन इस तरह की मिल जाएं और एक्सेलेरेशन की इक्वेशन इस तरह की मिल जाएं तो हम इससे ये नतीजा निकाल सकते हैं कि उसकी मोशन भी फिर क्या होगी, सिंपल हार्मोनिक होगी। क्लियर है? अब आते हैं जी, जो हमारा आर्टिकल है वो है कि अगर फर्ज करें एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, लेकिन एक पार्टिकल जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ऐसे एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। आपने घर में एक एक्सपेरिमेंट करना है छोटा सा कि अगर आप लाइट आपके बिल्कुल ऊपर हो, ठीक है, और एक पार्टिकल को आप ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कल में ऐसे घुमाएं, ऐसे एक पार्टिकल को घुमाएं तो आप देखेंगे कि उसका जो प्रोजेक्शन है, उसका जो साया है वो ऐसे ऑसिलेट करेगा, ऐसे अलोंग एक्स एक्सिस ऑसिलेट करेगा। और अगर आप उसे वर्टिकल डायरेक्शन में ऐसे वाइब्रेट करवाएं, सॉरी वर्टिकल सर्कल में उसे घुमाएं, ऐसे यहां पर ऐसे घुमाएं तो आप देखेंगे कि वो ऐसे ऑसिलेट करेगा आप सामने वाली दीवार के ऊपर, अगर लाइट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में पड़ रही हो तो। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसका जो प्रोजेक्शन है वो क्या कर सकता है, वो अलोंग द डायमीटर ऐसे वाइब्रेट कर सकता है या ऐसे वाइब्रेट कर सकता है। ठीक है, अब हमने प्रूव क्या करना है कि एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और उसका जो प्रोजेक्शन है उसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक होगी। और अगर उसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक होगी, दोबारा सुन लें, एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसका जो प्रोजेक्शन है वो अलोंग द डायमीटर ऐसे या अलोंग द डायमीटर ऐसे क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। मैंने आपको बताया कि अगर हॉरिजॉन्टल सर्कल होगा तो वो अलोंग एक्स एक्सिस ऐसे ऑसिलेट करेगा जो प्रोजेक्शन है, और अगर वर्टिकल सर्कल होगा ऐसे तो वो ऐसे ऊपर नीचे ऐसे वाइब्रेट करेगा। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि जब एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसका जो प्रोजेक्शन है वो अलोंग द डायमीटर वाइब्रेट कर रहा है, वो ऐसे वाइब्रेट कर सकता है या ऐसे वाइब्रेट कर सकता है। समझ आ गई बात? तो अब अगर हम उस प्रोजेक्शन की डिस्प्लेसमेंट के लिए इस तरह की इक्वेशंस निकाल लें, उसकी वेलोसिटी के लिए इस तरह की इक्वेशंस निकाल लें और एक्सेलरेशन के लिए अगर इस तरह की इक्वेशंस निकालने में कामयाब हो जाएं तो फिर हम ये प्रूव कर सकते हैं या हम वहां से कंक्लूड कर सकते हैं कि जो ऐसा पार्टिकल जिसकी मोशन सर्कुलर मोशन है, और सर्कुलर भी कौन सी, यूनिफॉर्म, ये याद रखना है कि वो यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कौन, एक पार्टिकल। तो हमारा अब टास्क क्या है जी, टास्क कि एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, उसका जो प्रोजेक्शन है वो अलोंग द डायमीटर वाइब्रेट कर रहा है, अलोंग द डायमीटर ऐसे या अलोंग द डायमीटर ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पास सर्कुलर मोशन हॉरिजॉन्टल सर्कल है या
वर्टिकल सर्कल है। अगर एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में पार्टिकल ऐसे मूव करेगा, ऊपर आपने लैंप लगाया हुआ है, आप नीचे मूव करके ऐसे देख लीजिएगा तो आपको नजर आएगा कि उसका जो प्रोजेक्शन है वो अलोंग एक्स एक्सिस वाइब्रेट करेगा। और अगर वर्टिकल सर्कल होगा तो आप देखेंगे कि उसका जो प्रोजेक्शन है वो अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन वाइब्रेट करेगा। क्लियर है? तो अब हम ये देखते हैं यहां पर, इसको पहले अलोंग एक्स एक्सिस देखें जी, ये पार्टिकल यहां से भागकर अगर फर्ज करें पार्टिकल यहां चला गया तो कितना एंगल घूमा जी, लेट से कितना एंगल है, थीटा कह लें, ओमेगा टी प्लस 5, ये इस एंगल का नाम रख लें, थीटा इज इक्वल टू, यानी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस 5। क्लियर है जी? कितना एंगल यहां से पार्टिकल घूमा जी, इस पॉइंट का नाम कोई भी नाम रख लेते हैं, ए से बी तक जो पार्टिकल साहब हैं वो कितना एंगल घूमे हैं, ओमेगा टी प्लस 5। इसका मतलब है कि जो प्रोजेक्शन पार्टिकल है उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये वाला, ऐसा ही है ना, बोलते नहीं। और अगर ये हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव कर रहा है तो फिर इसका जो प्रोजेक्शन होगा, उसका जो प्रोजेक्शन होगा वो अलोंग एक्स एक्सिस इतना मूव करेगा, यानी जब पार्टिकल इधर है तो उसका प्रोजेक्शन इधर है। क्लियर? अगर पार्टिकल इधर है तो उसका प्रोजेक्शन इधर होगा। अगर कौन सा सर्कल है, हॉरिजॉन्टल, और जो प्रोजेक्शन है वो किधर मूव कर रहा है, अलोंग एक्स एक्सिस। अलोंग एक्स एक्सिस, इसे हम एक्स एक्सिस कह देते हैं, इसे वाई एक्सिस कह देते हैं। ठीक है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक पार्टिकल ए से बी तक मूव करता है, दोबारा देख लें, एक पार्टिकल ए से बी तक मूव करता है और अगर वो पार्टिकल हॉरिजॉन्टल सर्कल में है तो फिर उसका जो प्रोजेक्शन होगा वो अलोंग एक्स एक्सिस मूव करेगा। तो पार्टिकल तो ए से बी तक चला गया, पार्टिकल तो ए से बी तक मूव कर गया, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बेटा ये है, तो प्रोजेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये वाला। अच्छा, उससे पहले एक बात जरा क्लियर कर लें, लेट्स से कि पार्टिकल कौन से सर्कल में मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव कर रहा है। ठीक है जी? लो जी, पार्टिकल हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव कर रहा है जी, और उसका प्रोजेक्शन जो है वो अलोंग एक्स एक्सिस वाइब्रेट कर रहा है। जब पार्टिकल इधर होगा प्रोजेक्शन कहां होगा, यहां ओ पर। पार्टिकल बी पर चला गया, प्रोजेक्शन कहां होगा, यहां एन पर, इस पॉइंट पर होगा। अगर पार्टिकल इधर चला जाए, अगेन प्रोजेक्शन किधर होगा, ओ पर। इसका मतलब क्या हुआ, जरा कि देखिएगा कि अगर पार्टिकल, ये देखिएगा इधर, ये देखें, यानी पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, बात समझ में आई? तो प्रोजेक्शन जो है वो क्या कर रहा है, ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, ऐसे बेटा वाइब्रेट कर रहा है। यानी पार्टिकल जो है, दोबारा जरा गौर करो, जब पार्टिकल इधर है तो उसका प्रोजेक्शन किधर होगा, यहां। जब पार्टिकल इधर होगा तो उसका प्रोजेक्शन किधर होगा, यहां। जब पार्टिकल इधर होगा तो प्रोजेक्शन भी किधर होगा, उधर ही। जब पार्टिकल इधर होगा तो प्रोजेक्शन किधर होगा, इधर, अलोंग दी एक्स एक्सिस। तो जितनी देर में पार्टिकल लेट्स से ए से बी तक पहुंचा है, उतनी देर में जो प्रोजेक्शन ने कितना डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन से, उस वक्त कितना है जी, एक्स फर्ज कर लें, कितना है, एक्स। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में जरा देखें, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाला डिस्टेंस क्या आ गया, आर। ठीक है? तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास क्या बनेगा, परपेंडिकुलर इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ एन बी, इस राइट एंगल ट्रायंगल में बताएं जी क्या बनेगा, ओ एन ओवर ओ बी इज इक्वल टू कॉस थीटा, थीटा कितना है, ओमेगा टी प्लस 5। ओ एन बेटा क्या है, एक्स, ओ बी क्या है, आर। तो क्या बन गया, कॉस ओमेगा टी प्लस 5। तो एक्स किसके बराबर आ गया, आर कॉस ओमेगा टी प्लस 5। ये इक्वेशन देखें आप। ठीक है? इसी तरह से हमारे पास अगर वर्टिकल सर्कल होगा तो फिर क्या होगा बताइए, अगर वर्टिकल सर्कल होगा तो फिर क्या होगा बेटा, प्रोजेक्शन यहां से यहां तक वाई कितना डिस्टेंस मूव कर जाएगा, इधर वाई
बात समझ में आ गई? यानी अगर पार्टिकल बी पर है और हॉरिजॉन्टल सर्कल है तो उसका मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ x, और अगर वर्टिकल सर्कल है तो उसका मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ y। तो इस जितना ये एंगल है उतना ये एंगल हुआ, ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। तो फिर इसमें हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर भी हम क्या लिख सकते हैं, थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज क्या आएगी, एंड क्या बनेगी बेटा, y ओवर r इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो यहां से y क्या आ गया, r साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अच्छा, अब ये जरा गौर करो, ये जो हमारी इक्वेशंस हैं, ये वाली जो इक्वेशंस हैं, इन इक्वेशंस को अगर हम इसके साथ कंपेयर करें, इन दोनों इक्वेशंस के साथ कंपेयर करें तो क्या है बताएं जी, x किसके इक्वल है, r cos ओमेगा टी प्लस फाइव, यहां x किसके इक्वल है, xm cos ओमेगा टी प्लस फाइव, और सेम यहां पर है। फर्क क्या है, फर्क ये है कि इसका मतलब है कि ये डिस्प्लेसमेंट का जो अलोंग x एक्सिस आया है और डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस आया है, ये दोनों इक्वेशंस इन इक्वेशंस के सिमिलर हैं। फर्क सिर्फ क्या है कि r इनके एम्पलीट्यूड की जगह पर, xm को क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड की जगह पर क्या है, सर्कल का रेडियस है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसका जो प्रोजेक्शन है वो अलोंग द डायमीटर जब वाइब्रेट करेगा ऐसे या ऐसे, अगर उसका एम्पलीट्यूड सर्कल के रेडियस के बराबर होगा तो फिर उसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक होगी। बात क्लियर होगी? दोबारा सुन लें कि हमने एक पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में घुमाया, ठीक है, हमने उसके डिस्प्लेसमेंट का एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट निकाल लिया, और हमने कहा कि अगर बॉडी का कौन सा होगा, सर्कुलर पाथ हॉरिजॉन्टल सर्कल होगा तो प्रोजेक्शन क्या करेगा, अलोंग एक्स एक्सिस वाइब्रेट करेगा, और अगर जो है वो वर्टिकल सर्कल होगा तो अलोंग वाई एक्सिस वाइब्रेट करेगा। हमने फर्ज कर लिया कि पार्टिकल ए से बी तक चला गया, तो यहां से हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड किया, तो वो जो वाइब्रेटिंग प्रोजेक्शन है उसका हमने डिस्प्लेसमेंट निकाला अलोंग एक्स एक्सिस, तो ये इक्वेशन आ गई। डिस्प्लेसमेंट निकाला अलोंग वाई एक्सिस, अगर वो ऐसे वाइब्रेट कर रहा है तो वो ये आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो दोनों इक्वेशंस हैं अब हमारी इन इक्वेशंस के साथ मैच कर गई की या नहीं, बिल्कुल कर गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि मतलब ये है कि एक पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसका जो प्रोजेक्शन होगा वो अलोंग द डायमीटर वाइब्रेट करेगा और उसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक होगी अगर उसका एम्पलीट्यूड, वाइब्रेटिंग प्रोजेक्शन का एम्पलीट्यूड सर्कल के रेडियस के बराबर होगा। क्लियर है? तो एक मरहला आपने यहां क्या डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्रोजेक्शन आपने निकाल लिया है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्रोजेक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं जी वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन। नेक्स्ट आर्टिकल है जी, नेक्स्ट स्टेप है हमारा वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन। वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन देखें बेटा, इसमें दोबारा डायग्राम बनाते हैं। यहां पर इसमें बेटा देखो, ये हमारे पास सर्कुलर पाथ में एक पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है, मूव कर रहा है, सॉरी वाइब्रेट नहीं कर रहा, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। फिर दोबारा यहां से पार्टिकल भाग के यहां चला गया, ए से बी तक कितना एंगल घूमा, ओमेगा टी प्लस फाइव। यहां पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, वीपी। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल अलोंग द टेंजेंट। अगर ये ओमेगा टी प्लस फाइव है तो आपको पता है ये एंगल भी कितना होगा, ओमेगा टी प्लस फाइव। तो फिर इस पार्टिकल की वेलोसिटी का इस एक्सिस के साथ एंगल कितना बन जाएगा, 90 डिग्री माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव।
कोई प्रॉब्लम है? पक्की बात है। अच्छा, अब ये देखो, पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, इसको अगर देखो, यहां पर देख लें, ये पार्टिकल की वेलोसिटी है वीपी, ये उसका एंगल है कितना, 90 डिग्री माइनस थीटा कह लें या ओमेगा टी प्लस फाइव। इसको अगर हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड करें तो जो प्रोजेक्शन ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये लें वीपी, ये इसका वीपी का एक्स कंपोनेंट क्या बनेगा, वीपी एक्स, और अलोंग अगर वो ऐसे वाइब्रेट कर रहा है तो फिर क्या होगी, वीपी वाई, वीपी वाई। अच्छा, अब यहां से अगर ये देखें, ये जो पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस वाइब्रेट कर रहा है, उसकी वेलोसिटी क्या होगी बताओ जी, प्रोजेक्शन जो है, प्रोजेक्शन की वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस क्या आएगी, वी एक्स, द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस। अच्छा, यहां एक बात बड़ी अहम है कि डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना, ये हमने एक्स कहा था, लेकिन ये वाई डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस और वेलोसिटी का जो वाई कंपोनेंट है वो एक ही डायरेक्शन में है। दोबारा देख लें, डिस्प्लेसमेंट और पार्टिकल की वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट है विच इज द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन, तो प्रोजेक्शन की जो वेलोसिटी है वो क्या आएगी, माइनस वीपी एक्स लिखा है। माइनस क्यों लिखा है बताइए, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट, प्रोजेक्शन का डिस्प्लेसमेंट और उसकी वेलोसिटी दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या बन गई, वी एक्स इज इक्वल टू माइनस वीपी एक्स, तो वो क्या आएगी बेटा, वीपी एक्स कंपोनेंट है, यहां क्या आता है, वीपी कॉस एंगल कितना 90 डिग्री माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। और आपको यह पता होना चाहिए कि कॉस, ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा के। किसके बराबर होता है जी, साइन थीटा के बराबर होता है। तो फिर इसका मतलब है वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस क्या आ जाएगी, माइनस वीपी, ये साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। और हमें यह भी पता है कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, याद है, पार्टिकल की वेलोसिटी जो है दैट इज इक्वल टू आर ओमेगा, और आर ओमेगा, तो यहां आर ओमेगा की वैल्यू पुट करो तो हमारे पास बेटा वी एक्स क्या निकल आएगा, वी एक्स इज इक्वल टू वी पी माइनस वीपी, यानी वीपी की वैल्यू लगा दो आर ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये एक्स कंपोनेंट आ गया। अब वाई कंपोनेंट निकालें जी, वाई कंपोनेंट, तो वी वाई इज इक्वल टू, अब चूंकि डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी ये देखो एक ही कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में है तो वो पॉजिटिव आएगा, वीपी वाई दैट इज इक्वल टू वीपी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। समझ आ गई बात, वीपी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, तो वीपी की वैल्यू क्या आ गई, आर ओमेगा, तो वी वाई इज इक्वल टू वीपी आर ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। क्लियर है? अब आप बेटा इन इक्वेशंस को देखो जरा, इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करो इनके साथ, तो क्या वही मामला दोबारा नहीं आ गया, एक्सएम और वाई एम की जगह पर सिर्फ क्या आ रहा है, एक्सएम और वाई एम की जगह पर सिर्फ आ रहा है ना, तो वही बात होगी ना, वही बात आपने प्रूव कर दी दोबारा, कि इसका मतलब यह हुआ कि प्रोजेक्शन की मोशन अलोंग एक्स एक्सिस या अलोंग वाई एक्सिस अलोंग द डायमीटर ऑफ द सर्कल सिंपल हार्मोनिक होगी अगर उसका जो एम्पलीट्यूड है वो सर्कल के रेडियस के बराबर हो। एक तस्दीक बाकी रह गई है जी, दो तस्दीक हो गई हैं, कौन सी दो? हमने इसके में आपको प्रूफ दे दिए हैं, डिस्प्लेसमेंट के हवाले से भी और
एक्सेलेरेशन वेलोसिटी के हवाले से भी। अब एक प्रूफ इसमें बाकी रह गया और वो कौन सा है, और वो है एक्सेलेरेशन का। अगर एक्सेलेरेशन की इक्वेशंस भी इसके साथ मैच कर गई, सिर्फ एक्सएम की जगह पर आर आ जाए और वाई एम की जगह पर भी आर आ जाए, तो फिर ये साबित हो जाएगा कि जो हम चाह रहे हैं कि सर्कुलर मोशन में अगर एक पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है, मूव कर रहा है सॉरी, तो उसका जो प्रोजेक्शन है वो अलोंग द डायमीटर जब वाइब्रेट करेगा तो उसकी मोशन भी सिंपल हार्मोनिक होगी। तो इसमें वेलोसिटी का मामला खत्म हो गया। अब हमारे पास एक रह गया जी, कौन सा, एक्सेलेरेशन का। ले जी एक्सेलेरेशन पे आ जाते हैं, हेडिंग दें जी एक्सेलेरेशन ऑफ द प्रोजेक्शन, एक्सेलेरेशन ऑफ द प्रोजेक्शन। इसमें बेटा देखो अगेन बॉडी क्या कर रही है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। उसका जो ये ए से भागकर कहां चलेगी, बी पर, ये ओ है, उसका एंगल कितना, ओमेगा टी प्लस 5। इस पॉइंट पर पार्टिकल का एक्सेलेरेशन किधर होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, एपी हो गया। यहां इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड करो तो ये देखो ये क्या बन गया, एपी एक्स ये वाला, और ये क्या बन गया, एपी वाई। तो अब प्रोजेक्शन का जो एक्सेलेरेशन होगा ए एक्स किसके बराबर होगा। अब आप ये देखें, ये जो एक्सेलेरेशन है वो डिस्प्लेसमेंट के क्या है, पिछले वाले डायग्राम में आप जरा गौर करें, डिस्प्लेसमेंट क्या था इधर, ये देखो डिस्प्लेसमेंट इधर, एक्सेलेरेशन इधर, तो फिर क्या आएगा, ए पी एक्स। डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलेरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहां पर क्या बनेगा बताओ जी, माइनस ए पी कॉस ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, एक्स कंपोनेंट ये आ गया, ए पी एक्स किसके बराबर होगा, ए पी कॉस थीटा। समझ आ गई बात। और हमें पता है ए पी किसके बराबर है, ए एक्सेलेरेशन क्या होता है, आर ओमेगा स्क्वायर, या आपको याद होगा वी स्क्वायर ओवर आर, वी की वैल्यू लगाएं आर ओमेगा, यानी आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओवर आर, एक आर इससे कैंसिल हो गए, तो फिर एक्सेलेरेशन ऑफ द पार्टिकल क्या बन गया जी, आर ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी प्लस 5। समझ आ गई बात। एंड y कंपोनेंट जो है उसका अगर प्रोजेक्शन इसके अलोंग मूव कर रहा है तो फिर क्या होगा, ए वाई इज इक्वल टू, यहां पर भी आप देखें एक्सेलेरेशन और उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो अगेन ए पी वाई आ गया। ए पी वाई क्या बनेगा, ए पी साइन ओमेगा टी प्लस 5। समझ आ गई बात। अगेन ए पी की वैल्यू पुट करें तो क्या बना, ए वाई इज इक्वल टू क्या बना जी, आर ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस 5। ले जी अगेन इन दोनों इक्वेशंस को आप इनके साथ कंपेयर करें तो फर्क सिर्फ एक्स एम और वाई एम की जगह पर किसका है, किसका है, आर का है। तो इन तीनों से ये प्रूव हुआ कि अगर एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो उसका जो प्रोजेक्शन है वो चाहे वर्टिकल डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा हो या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा हो, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा अगर उसका जो एम्पलीट्यूड है उस वाइब्रेटिंग प्रोजेक्शन का वो सर्कल के रेडियस के बराबर हो, सर्कल के रेडियस के बराबर हो। यानी वो चाहे ऐसे वाइब्रेट कर रहा हो या ऐसे वाइब्रेट कर रहा हो, डिपेंडिंग अपॉन के सर्कल कौन सा है, हॉरिजॉन्टल सर्कल है या वर्टिकल सर्कल है, तो उसका जो प्रोजेक्शन है अगर वो अलोंग द डायमीटर ऐसे वाइब्रेट कर रहा हो या ऐसे वाइब्रेट कर रहा हो, दोनों सूरतों में उसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। लेकिन शर्त क्या है कि उस वाइब्रेटिंग प्रोजेक्शन का जो एम्पलीट्यूड है वो सर्कल के रेडियस के बराबर हो। डिस्प्लेसमेंट ने भी साबित किया, वेलोसिटी ने भी साबित किया और
एक्सेलरेशन ने भी साबित किया। अब एक और मैजिक यहां से साबित हम कर देते हैं, वो ये है जी, ये देखो डिस्प्लेसमेंट क्या है। लेकिन एक प्रोजेक्शन अगर फर्ज करें एक पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, एक ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, इसका मतलब है अगर एक प्रोजेक्शन ऐसे वाइब्रेट कर रहा है उसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक है, और अगर वो एक ऐसे कर रहा है उसकी मोशन भी सिंपल हार्मोनिक है। अब इन दोनों को अगर हम इकट्ठा कर दें, कंबाइन कर दें, तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस, कॉम्बिनेशंस ऑफ, इस सूरत में टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस, ठीक है जी, टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस को अगर हम कंबाइन कर दें, पहले का डिस्प्लेसमेंट क्या है बताओ, दैट इज इक्वल टू आर, अगर वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग प्रोजेक्शन वाइब्रेट कर रहा हो, आर कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। अगर वो वाई एक्सिस के लॉन्ग वाइब्रेट कर रहा है तो क्या आ जाएगा, आर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। इन दोनों इक्वेशंस को बेटा स्क्वायर लेके ऐड करें, दोनों इक्वेशंस को क्या करें, स्क्वायर लेके ऐड कर दें जी, ठीक है। दोनों इक्वेशंस का स्क्वायर लेके ऐड करें जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, आर स्क्वायर कॉमन आ गया, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। ये क्या बनेगा बताओ, 1 आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। क्या मतलब हुआ, विच इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्या मतलब हुआ कि अगर हम दो सिंपल हार्मोनिक मोशंस को कंबाइन कर दें, यानी अगर एक ऐसे वाइब्रेट कर रही है, ऐसे, यानी आप समझ लें जो है एक ऐसे, आप समझ लें ऐसे वाइब्रेट कर रही है, एक ऐसे वाइब्रेट कर रही, ठीक है, सॉरी ऐसे जाना चाहिए, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, समझ आ गई बात। अगर इनको इस तरह से दो सिंपल हार्मोनिक मोशन ऐसे और ऐसे, इनको अगर हम कंबाइन कर लें तो वो क्या बनेगा, सर्कल बनेगा। क्या बनेगा, सर्कल बनेगा। लेकिन शर्त क्या है कि दोनों के दरमियान फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। आपको पता है साइन और कॉस के दरमियान, एक में हमने कॉस फंक्शन लिया, दूसरे में साइन और कॉस में फेज डिफरेंस कितना होता है, 90 डिग्री। यानी अगर दो सिंपल हार्मोनिक मोशंस आपस में परपेंडिकुलर हों तो दे विल फॉर्म अ सर्कल। द कॉम्बिनेशन ऑफ दोज टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस विल फॉर्म अ सर्कल। लेकिन साथ यह भी शर्त है कि दोनों की क्या होनी चाहिए, दोनों की एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यानी दोनों सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है जो कर रही हैं उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, अगर दो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स की, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी सेम हो और उनके दरमियान फेज डिफरेंस 90 डिग्री हो, तो उनका जो कॉम्बिनेशन है, वो जो उनका आपस में जो कंबाइन होके बनेगा क्या, दे विल फॉर्म अ सर्कल। तो आई होप कि आपने इस लेक्चर को एब्जॉर्ब कर लिया होगा। इन सारी क्वेश्चंस को मैं हर बार रिक्वेस्ट करता हूं कि इसमें बहुत सारा मैथमेटिक्स चूंकि इन्वॉल्व होता है, तो आपको इसको बार बार 2-4 दफा लिखना चाहिए घर में बैठकर। थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफिज।